नमस्कार। ये आज का वीडियो है कि प्रजा किस तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, बड़े मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर, ऐसे अधिकारियों को और न्यायाधीशों को और मिनिस्टरों को कैसे कंट्रोल में रख सकती है। क्योंकि जो बड़े अधिकारी है अदालत से तो डरते नहीं है, क्योंकि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अदालत के सामने उनके सामने केस आएगा तो वो जज के एक आध वकील को, जज के रिश्तेदार को रख लेंगे वकील की तरह और 10-15 साल तक केस खींचेगा और उसके बाद कोई सजा वजह होती नहीं है। जैसे सुखराम है तो बेल मिल गई, अब 15 साल से केस चल रहा है, उसको बेल मिल गई। राजा है, केस तो चल ही नहीं रहा उसके सामने, 1.5 साल हो गया। राजा को छोड़ के तो सारे मिनिस्टरों को बेल मिल गई, कनीमोजी को बेल मिल गई, शहीद बालवा को बेल मिल गई और कुछ मिनिस्टरों के सामने तो केस भी नहीं फाइल होता। शरद पवार के सामने कोई केस फाइल नहीं हो रहा। ये मनमोहन सिंह ने 10 लाख करोड़ का घोटाला किया, कोयले का घोटाला, उसके सामने कोई केस फाइल नहीं हो रहा। फिर ये एस बैंक का उसने 1 लाख करोड़ का घोटाला किया, कुछ लोग बोलते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला किया, तो उसके सामने, मनमोहन सिंह के सामने तो कोई केस ही फाइल नहीं हो रहा। और सूर्यपंखा गांधी ने इतने सारे, हर एक घोटाले में सूर्यपंखा गांधी यानी सोनिया गांधी, उसका 5-10% शेयर होता है, तो उसके सामने भी कोई केस फाइल नहीं हो रहा। बस ये सुब्रमण्यम स्वामी वो कहानी बना रहे हैं कि वो सूर्यपंखा सोनिया गांधी के सामने केस करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ अदालत में कोई सबूत नहीं दिया। और सबूत आता है, कंप्लेन आती है तो भी वाइंड अप हो जाता है। जैसे कि सोनिया गांधी ने जो गलत एफिडेविट दी तो एंड में सुब्रमण्यम स्वामी ने, केस है, जज ने बोला कि आप केस विड्रॉ कर लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस विड्रॉ करके खत्म कर दिया। तो हमेशा प्रॉब्लम आता है कि जब बड़े आदमी क्राइम करते हैं तो उनके सामने कोई एक्शन नहीं होती, तो ऐसे कौन से कानून रखे जाए कि जिसके द्वारा प्रजा इनके नाक में नकेल डाल सके। तो ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm, उसके चैप्टर 27 में है प्रोसीजर टू इम्प्रिजन एग्जीक्यूट मिनिस्टर्स यूजिंग मेजोरिटी वोट, यानी कि बड़े अधिकारियों को, मिनिस्टरों को, जजों को किस तरह से मेजोरिटी वोटिंग के द्वारा प्रजा उन्हें जेल में बंद कर सकती है, उन पे फाइन कर सकती है और उन्हें फांसी दे सकती है। तो ये जो ड्राफ्ट मैंने दिया है 27.1 में कि प्रपोज्ड गैजेट नोटिफिकेशन बाय विच सिटीजंस कैन एग्जीक्यूट प्राइम मिनिस्टर, कि किस तरह से ये ड्राफ्ट यदि गैजेट में छपता है तो प्रजा प्रधानमंत्री को फांसी पे चढ़ा सकती है। यदि प्रजा को प्रधानमंत्री को फांसी देनी हो तो 100% कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने काफी वकीलों को बताया, उन्होंने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने बताया इसमें एक आर्टिकल मुझे दिखाओ, क्लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, तो वो अभी तक मुझे कुछ जवाब नहीं दे पाया कि इसका कौन सा क्लॉज कौन सा आर्टिकल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ड्राफ्ट है, कोई भी इसमें फ्लॉ नहीं है। और ये ड्राफ्ट हम गैजेट में छपवा के प्रोसीजर बाय विच मेजोरिटी कैन एग्जीक्यूट पीएम, उसको इंप्लीमेंट ला सकते हैं। प्रोसीजर क्या है कि गैजेट में कैसे छपवाएंगे कि पहले हम कार्यकर्ताओं को, प्रजा को, प्रधानमंत्री को समझा के, डरा के, या हमें उधम सिंह को, अपील टू उधम सिंह, हमें उधम सिंह से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री को कहे कि ये 3 लाइन का कानून गैजेट में छपाए। RTI 2, ये 3 लाइन का जो ड्राफ्ट है वो प्रधानमंत्री गैजेट में छपवाए और ये 3 लाइन गैजेट में आ जाती है। उसके बाद प्रजा 27.1 को गैजेट में छपवा सकती है। तो 27.1 क्या कहता है कि कैसे ये गैजेट में कैसे प्रधानमंत्री को प्रजा फांसी पे चढ़ा सकती है। तो पहला क्लॉज डेफिनेशन का है। दूसरा क्लॉज कहता है कि कोई भी नागरिक यदि चाहता है कि प्रधानमंत्री को कड़ी से कड़ी सजा हो तो वो अपनी मांग कलेक्टर की कचहरी में देगा और कलेक्टर उसे अपने वेबसाइट पे रखेगा। बस इतना ही कहता है कि यदि मैं चाहता हूं कि भाई मनमोहन सिंह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो उसने ये कोयले का घोटाला किया है, तो मेरी मांग, मेरी एफिडेविट को कलेक्टर वेबसाइट पर रखेगा। ये पहला क्लॉज है। दूसरा क्लॉज, कोई भी आदमी पटवारी की कचहरी में जाके 3 रुपया देके अपनी हाथ दर्ज करा सकता है। और ये पटवारी के बजाय SMS और प्रोसीजर ATM से भी हो सकता है कि आप ATM पे जाओगे तो उसमें अलग अलग ऑप्शन आएंगे कि आपको कैश विड्रॉल करना है, स्टेटमेंट देखना है, चेक जमा कराना है। और एक
दूसरा ऑप्शन होगा राइट टू रिकॉल, उसके बाद होगा एग्जीक्यूशन बाय मेजोरिटी वोट या तो इम्प्रिजनमेंट बाय मेजोरिटी वोट। मान लो आप राइट टू रिकॉल सिलेक्ट करते हो तो ऑप्शन देगा कि राइट टू रिकॉल पीएम सीएम, और उसके बाद पीएम पे सिलेक्ट किया तो आप जिसको अप्रूव करना चाहते हो राइट टू रिकॉल पीएम की प्रोसीजर मैंने सेक्शन 6.6 में दी है। और एग्जीक्यूशन बाय मेजोरिटी वोट, तो भाई किसको फांसी पे चढ़ाना है, पीएम को फांसी पे चढ़ाना है, टेलीकॉम मिनिस्टर को, जो भी नाम आ जाएंगे उसमें, पोजीशन नहीं नाम आ जाएंगे, और आपने मान लो 10 लोग आप चाहते हो कि इन 10 लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, तो 10 लोगों का नाम सिलेक्ट करके आपने एंटर बटन दबाया, एटीएम आपको रिसीट दे देगा कि इतने, और आपका रिक्वेस्ट है वो कलेक्टर के वेबसाइट पे आ जाएगा कि इतने 10 लोगों के फांसी की सजा को स्वीकृति आपने दी है। और किसी भी दिन जाके आप अप्रूवल कैंसिल भी कर सकते हो। तो इसमें करप्शन के चांस नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 लोग बोलेंगे कि पीएम को फांसी और पीएम को फांसी हो जाएगी। पीएम को फांसी तभी होगी जब मेजोरिटी यानी 38 करोड़, भारत में अभी 75 करोड़ वोटर है, उसका आधा हुआ 37.5, और उससे 1 करोड़ ज्यादा यानी 38.5 करोड़ वोटर जब कहेंगे तब पीएम को फांसी होगी। तो कोई मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मैं 100 रुपया दूंगा, आप रजिस्टर करा दो कि XYZ को फांसी होनी चाहिए, तो आप रजिस्टर करा दिया, मैंने 100 रुपया दिया, आप नहीं चाहते कि XYZ को फांसी हो तो दूसरे दिन अप्रूवल कैंसिल करा सकते हो। तो क्या मैं 30-40 करोड़ लोगों से झगड़ने जाऊंगा कि भाई आपने मुझसे 100 रुपया लिया और अप्रूवल कैंसिल क्यों कर दिया? तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें आदमी फांसी की डिमांड तभी करेगा जब वो जेन्युइनली चाहता हो कि इस व्यक्ति को फांसी हो या जेल की सजा हो। तो नागरिक है वो अनुमोदन दे सकता है कि भाई मैं स्वीकृति दे रहा हूं कि इस व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा होनी चाहिए, 5 साल की जेल की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। कैसे अनुमोदन दे सकता है? SMS के द्वारा, ATM के द्वारा, या खुद पटवारी की कचहरी में जाके 3 रुपया फी देके। और यदि 38 करोड़ सिटीजन एक सजा को अप्रूव करते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज तय करेगा कि वो सजा देनी है या नहीं। यहाँ पे मैंने सेक्शन क्लॉज 7 में लिखा है, क्लॉज नंबर 7 में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा नहीं है कि 40 करोड़ लोगों ने बोला या 100 करोड़ लोगों ने बोला कि इसको फांसी पे चढ़ा दो तो फांसी पे चढ़ा दो। जो मैंने गैजेट नोटिफिकेशन प्रपोज किया उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि 40 करोड़ लोग कहते हैं कि पीएम को फांसी की सजा होनी चाहिए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड करेंगे कि पीएम को फांसी की सजा होनी चाहिए नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के जज, वो भी पूरी 25 जज की बेंच बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट में 25 है तो ऑल जज बेंच बैठेगी। और यदि वो 25 के 25 जज कहते हैं कि हाँ पीएम के सामने जो जुर्म किए हैं वो फांसी के सजा के लायक है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के जजमेंट आने के बाद उसे फांसी की सजा होगी। अब इससे प्रूव होता है कि ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जज के पास फांसी पे चढ़ाने का पावर है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज है वो फांसी पे चढ़ा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि 40 करोड़ लोगों ने बोला तो सुप्रीम कोर्ट के जज डर जाएंगे और सीधा फांसी की सजा को। इस तरह का वाक्य बोलना कि लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज है वो 40 करोड़ लोगों से डर के जजमेंट पे साइन कर देंगे, इस तरह का वाक्य कहना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। यानी यदि आप ये ऑब्जेक्शन निकालते हो मेरे लॉ में कि भाई यहाँ पे तो भाई 40 करोड़ लोग के यस आ गए, अब सुप्रीम कोर्ट के जज डर के जो बोलेंगे वो सही पे साइन कर देंगे, तो आपका ऑब्जेक्शन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया और इसके लिए आपको 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन। 2-4 जज गलत हो सकते हैं, अदरवाइज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। और ये बात बिल्कुल गलत है कि सुप्रीम कोर्ट जज 40 करोड़ लोगों से डर के एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे साइन करेंगे। वो केस चलाएंगे और केस में उनको लगा कि फांसी होनी चाहिए तभी फांसी देंगे। पर ऐसा हो सकता है कि 40 करोड़ लोगों ने बोला हो और सुप्रीम कोर्ट का जज मना करे, वो एक अलग मुद्दा है जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो अंत में मैंने जो प्रोसीजर प्रपोज किया वो ये है कि नागरिक पटवारी की कचहरी में जाके या SMS या ATM के द्वारा अपनी स्वीकृति दर्ज करा सकता है कि पीएम को इतने महीने की जेल की सजा होनी चाहिए या फांसी की सजा होनी चाहिए। और यदि 38 करोड़ लोग या 40 करोड़ लोगों की स्वीकृति आती है तो उसके बाद केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट की ऑल जज बेंच के पास, 25 के 25 जज की बेंच के पास, और वो लोग फैसला देंगे और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पीएम को या जो भी मिनिस्टर है या जज है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं। अब इसी तरह का कानून है इम्प्रिजनमेंट बाय मेजोरिटी अप्रूवल और नार्को टेस्ट इन पब्लिक बाय मेजोरिटी अप्रूवल। मेरा एक वीडियो है, अलग वीडियो है, जो कि नार्को टेस्ट के ऊपर है कि किस तरह से हम नार्को टेस्ट ले सकते हैं मेजोरिटी अप्रूवल के बाद।
अब ये जो प्रोसीजर है वो किन किन पे अप्लाई होगी? ये मिनिस्टरों पे अप्लाई होगी, ऑफिसरों पे अप्लाई होगी, कलेक्टर एंड अबाउ, छोटे मोटे नहीं, तहसीलदार पटवारी उस पर ये अप्लाई नहीं होगी, कलेक्टर एंड अबाउ, और ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी में उसी पे अप्लाई होगी जो ये एफिडेविट देते हैं कि हाँ ये प्रोसीजर मुझ पे अप्लाई हो। यदि वो एफिडेविट नहीं देते हैं तो फिर पब्लिक के पास ऑप्शन है कि राइट टू रिकॉल के द्वारा उनको निकाल देना या नहीं। यानी कि पीएम यदि बोलता है कि पीएम पे तो अप्लाई होगा, जितने भी लोग मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनपे ये प्रोसीजर वो चाहते हैं यानी उनपे ये अप्लाई होगा, और बाकी लोगों पे तभी अप्लाई होगा जब वो फाइल करते हैं कि मुझ पे अप्लाई हो। और यदि वो फाइल करते हैं कि मुझ पे अप्लाई नहीं होगी या तो ऐसा फाइल ही नहीं करते कुछ, तो पब्लिक के पास ऑप्शन है कि राइट टू रिकॉल के द्वारा उन्हें निकाल दे या उन्हें इलेक्ट ही ना करे। तो सेकंड स्टेज में ये प्रोसीजर हम ला सकते हैं यूपीएससी पे, कि जब वो यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म भरता है तो फॉर्म के साथ उसे एफिडेविट अटैच करनी पड़ेगी कि ही एक्सेप्ट्स प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन बाय मेजॉरिटी वोट और इम्प्रिजनमेंट बाय मेजॉरिटी वोट, और यदि उस प्रोसीजर को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा, यानी वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। तो थर्ड स्टेज में, पर ये उसकी मर्जी से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी जोर जबरदस्ती से किया जा रहा है। उसने फॉर्म भरते समय एफिडेविट दी थी कि ये प्रोसीजर को वो एक्सेप्ट करता है एग्जीक्यूशन बाय मेजॉरिटी वोट को, और उसके बाद ही ये प्रोसीजर उस पर अप्लाई हो रही है, यानी ये किसी भी तरह से उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा। तो अब मैं समराइज करूंगा कि जो प्रोसीजर मैंने प्रपोज की है, एग्जीक्यूशन बाय मेजॉरिटी वोट, इम्प्रिजनमेंट बाय मेजॉरिटी वोट और फाइन बाय मेजॉरिटी वोट, नार्को टेस्ट इन पब्लिक बाय मेजॉरिटी वोट, ये परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। मैंने काफी सारे वकीलों को बताया, अभी तक कोई वकील इसमें गलती नहीं निकाल पाया। आप प्रोसीजर को पढ़ सकते हैं rahulmehta.com/301.htm, rahulmehta.com/301.htm पे, और उसके चैप्टर 27 पे। अब सवाल आता है कि बाकी देशों में इस तरह का प्रोसीजर है, तो राइट टू रिकॉल बहुत सारे देशों में है और ज्यूरी सिस्टम है। ज्यूरी के द्वारा वहां के नागरिक किसी भी पुलिस कमिश्नर को, मिनिस्टर को, एमपी एमएलए को फांसी दे सकते हैं, जेल में ठूस सकते हैं। जेल में तो ठूसा ही है, बहुत बार जेल की सजा हुई है, फांसी की सजा नहीं हुई, उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा, बहुत सारे पश्चिम के देशों में रेफरेंडम का प्रोसीजर है, और रेफरेंडम के द्वारा किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जा सकती है, लीगली वैलिड है। हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ कि जिन जिन देश में रेफरेंडम की प्रोसीजर है वहां कभी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो 10 लाख करोड़ के घोटाले करें। जो हमारे प्रधानमंत्री, मतलब ब्रेकफास्ट में 10,000 करोड़ का घोटाला, लंच में दूसरे 20,000 करोड़ का घोटाला, और डिनर के टाइम और 10-20 हजार करोड़ का घोटाला। तो इस तरह से वहां के जिन जिन देशों में रेफरेंडम है वहां पीएम की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस तरह के घोटाले करें, इसलिए वहां पीएम को फांसी पे चढ़ाने की ऐसी नौबत नहीं आई कि पॉपुलेशन कहे कि भाई इस पीएम को फांसी पे चढ़ाओ। अधिक से अधिक वो नौकरी से निकालने की बात करते हैं। पर हमारे देश में जहां पे 10-20 हजार करोड़ के घोटाले आम बात हो गई, और टेलीकॉम मिनिस्टर 50,000 करोड़ का घोटाला करता है, पीएम 10 लाख करोड़ का कोयले का घोटाला करता है, शरद पवार, फिर जितने भी है, मतलब इतने बड़े घोटाले करते हैं, तो वहां पे एग्जीक्यूशन बाय मेजॉरिटी वोट अब मस्ट हो गया है। और जरूरत शायद इन्वोक हो या ना हो, यदि इन्वोक नहीं होता है तो कम से कम घोटाले कंट्रोल में आ जाते हैं, और मैं कहूंगा इन्वोक होना भी चाहिए। कम से कम 10 लोगों को तो फांसी होनी ही चाहिए। ये जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा कम से कम 10 लोगों को फांसी होनी चाहिए। कौन 10 लोग? जो कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार 10 लोग हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और कैसे होगी? यदि हम अदालत का इंतजार करेंगे तो अदालत 100 साल के बाद उनको फांसी की सजा होगी, जब तक में वो 2 जन्म उनके बीत चुके होंगे। इसलिए एग्जीक्यूशन बाय मेजॉरिटी वोट की प्रोसीजर आ जाती है तो 2-3 महीने में 5-10 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी, और उसके द्वारा आने वाले मिनिस्टर है वो ये कानून देख के ही घोटाले करने का आइडिया ड्रॉप कर देंगे। ये कानून आता है और मान लो कभी यूज भी नहीं होता, एग्जीक्यूशन बाय मेजॉरिटी वोट का कानून आता है तो कभी यूज भी नहीं होता, तो कम से कम इस कानून का इतना फायदा होगा कि कोई भी मिनिस्टर 5 करोड़ से ज्यादा बड़ा घोटाला करने की हिम्मत नहीं करेगा। और सोचेगा कि यदि 5 करोड़ का या 10-20 करोड़ का घोटाला कर दिया तो लोग SMS भेज के या ATM पे जाके या पटवारी की कचहरी में जाके दूसरे दिन मुझे फांसी पे चढ़वा देंगे, वो ऐसी हिम्मत करने की सोचेगा भी नहीं।
तो इस कानून से बड़े घोटाले जितने भी हैं वो 2-3 दिन में ही रुक जाएंगे और धीरे धीरे जो पैसा भी ले गए हैं वो भी वापस आना शुरू हो जाएगा कि उन्होंने मॉरिशस के खाते में पैसा जमा किया है। ये केस शुरू होता है तो कम से कम मिनिस्टर ये सोचेंगे चलो भाई मैं पैसा लौटा देता हूं, तो ये लोग फांसी के बजाय मुझे 10-20 साल की जेल की सजा करेंगे और मेरी जिंदगी बच जाएगी। तो इस तरह से ये कानून की काफी वैल्यू है। जो ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एकदम बकवास कर रहे हैं। अधिकतर ह्यूमन राइट्स वालों को क्रिमिनल का पैसा मिलता है, इसलिए वो ह्यूमन राइट्स की बात इतने बड़े पैमाने पे उछालते हैं कि क्रिमिनल का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं नार्को टेस्ट होना चाहिए क्रिमिनल का? मतलब कसब जैसे ह्यूमन राइट्स वाले तो ये भी बोलते हैं कि कसब जैसे आदमी का भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको भी कसब को भी फांसी नहीं होनी चाहिए, ये मोहम्मद अफजल को भी फांसी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये कानून 100% कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी भी एंगल से ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसका 7वां क्लॉज साफ साफ कहता है कि सारे जज के जजमेंट आने के बाद ही उस आदमी को फांसी की सजा होगी। तो इसके द्वारा हम बड़े घोटाले जो चल रहे हैं उस पर हम कंट्रोल ला सकते हैं। धन्यवाद।